प्रिय मित्रों, आज जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वह 2007 की है। ऐसा समय जब मैं अत्यधिक व्यस्त था। व्यस्तता के अलावा हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एक बहुत ही कठिन समय में से पास हो रहा था। बहुत ही विकट समय से पास हो रहा था और उस विकट समय में मैं एम्स का डायरेक्टर था। उसके साथ ही मुझे बहुत सीवियर डायबिटिक न्यूरोपैथी का अटैक भी हो चुका था और जिससे मुझे चलने में अत्यधिक तकलीफ होती थी। मेरा स्वास्थ्य ठीक था, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी और परिस्थितियाँ बहुत विकट थी, राजनीतिक दृष्टि से भी और इंटरनल एम्स के टर्मोइल के हिसाब से भी। उन परिस्थितियों में ही मैं काम कर रहा था। सक्सेसफुली उसमें से निकला, कोई ऐसी बात नहीं कि उसी वक्त मेरे पास सीबीआई के ऑफिसर्स का फोन आया कि मैं तुरंत कलकत्ता पहुंचूं। लेकिन उस समय मैं इतना बिजी था कि मेरे पास कुछ घंटों का समय भी निकालना बहुत मुश्किल काम था, खास करके मेरे स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए। मैंने उन्हें पहले मना किया, लेकिन उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, पूरी डिटेल बताई और कैसे हाई कोर्ट ने उनको आदेश दिया है इस कोर्ट को सुलझाने का। और वो मुझे कह रहे कि साहब, आपकी सहायता के बिना थोड़ा मुश्किल होगा, काफ़ी जटिल परिस्थिति बन चुकी है। मैंने कहा आप चिंता नहीं करें, मैं अपने व्यक्ति भेजता हूँ, वो आपके पास आएंगे, आपका काम होगा और मेरे कांटेक्ट में रहेंगे यथासंभव। आजकल तो सब चीज़ हम स्काइप पे और मोबाइल पे, कुछ ऐसा है नहीं कि कम्युनिकेट न कर सके या डिस्कस न कर सके। इसीलिए मैं अपने साथियों को भेज देता हूँ, लेकिन मुझे आप एक ब्रीफ अकाउंट थोड़ा भेज दीजिए सो मैं रेलेवेंट अपने डॉक्टर भेज पाऊँ। कहानी जो मुझे बताई गई उस वक्त वो इस प्रकार की थी कि एक लड़का जिसका नाम रिजवानुर रहमान था, वह एक मल्टी मीडिया कंपनी में कंप्यूटर ग्राफिक का इंस्ट्रक्टर था, यानी कि ट्रेनर था। और उसी की क्लास में एक लड़की जो एक बहुत ही अमीर फैमिली को बिलोंग करती थी, एक टोडी फैमिली है वहाँ पे कलकत्ता में। और टोडी फैमिली जो है वो जो गारमेंट्स बनाने वाली कंपनी होती है लक्स कोजी के नाम से, जो लगभग 200 करोड़ की कंपनी है, उसके वो मालिक थे। उनकी वो लड़की उसी मल्टीमीडिया सेंटर में पढ़ने के लिए आती थी और उसी क्लास को अटेंड कर रही थी जिसमें रिजवानुर रहमान इंस्ट्रक्टर थे। रिजवानुर रहमान करीब 30 साल के थे, 77 बॉर्न थे
और यह लड़की, टोडी जी की लड़की, केवल 23 ईयर्स 23 साल की थी। इस उम्र में इन्फेचुएशन होना एक आम बात होती है, और उसमें भी टीचर्स के प्रति इन्फेचुएशन हो जाना, ये देखा गया है, काफ़ी देखा गया है कि बच्चे टीचर्स के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और वही आकर्षण एक सम्मोहन का रूप धारण करते हुए और उनको लगता है कि जैसे ये हमारा जीवन साथी हो सकता है। वो लॉन्ग टर्म रिलेशंस की दिशा में सोचने लगते हैं। ये लड़की हिंदू थी, राजस्थान की थी मूलतः, और इसने जो रिजवानुर थे उनके साथ में प्रेम संबंध इनके बनने लगे, बातों से मुलाकातें होने लगी, और उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि वो दोनों शादी करेंगे। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, यह एक बहुत सीरियस मैटर है, सभी दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, आपके स्टेटस की दृष्टि से, आपके प्रति आपके सम्मान की दृष्टि से, हर दृष्टि से शादी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। और मेरा ऐसा अपना ख्याल है कि ये हमेशा एक मल्टी पार्टी डिसीजन होना चाहिए। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की नई यूरोपियन पीढ़ी जो दिशा विहीन रही, क्योंकि उन सबको लीड करने वाले तो मर गए युद्ध में, 2 युद्धों में, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और 2 में उन्होंने अब सब जवानों की तो आहुति चढ़ा दी, और समाज भ्रष्टता की तरफ अग्रसर हो गया। उसके सिवाय कोई चारा भी नहीं था। जिस समाज के 12 करोड़ लोग मर गए हों, जवान लोग जो 18 और 32 साल की उम्र के बीच गए थे, और दूसरी तरफ स्त्रियां बची रहीं क्योंकि उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा था, तो एक डिस्प्रपोर्शन जो मेल फीमेल का, और इतना ही नंबर आप याद रखिए, वो शारीरिक रूप से अनफिट हो गए, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, कोई सुनने में अधूरा रह गया, क्योंकि वार में दोनों तरह की इंजरीज होती है। तो उसके बाद का जो समाज वहां पे बना, वह समाज ने अत्यधिक इलिजिटिमेट चिल्ड्रन प्रोड्यूस किए, और उस इलिजिटिमेट चिल्ड्रन के आने से उस समाज की मान्यताएं और सब समाप्त हो गई। और आज हमें जो अपना समाज दिखाई देता है, यूरोपियन समाज दिखाई देता है, सिर्फ अपने तक सीमित, सारी सोच अपने तक, सिर्फ बेनिफिट अपने का जो सोचने का आधार बना है, वो उसी चीज़ का नतीजा है। क्योंकि उस वार में, लड़ाई में समाज सारा छिन्न भिन्न हो गया, जो अब तक तो रास्ते पे नहीं आया है। भगवान से बहुत बहुत प्रार्थना है कि वो बहुत जल्दी रास्ते पे आए, तो हम भी सुधरे, नहीं तो हम भी उनकी नकल करते करते वैसे ही हो जाएंगे। इन बच्चों ने भी वैसा ही किया, अपने पेरेंट्स को कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और दोनों ने 18 अगस्त 2007 को स्पेशल मैरिज एक्ट में जाकर के मजिस्ट्रेट के पास और कोई एक विटनेस लेकर के उन्होंने शादी कर ली। लेकिन इस शादी का नए दोनों के पेरेंट्स को कोई पता नहीं था, ये एक सीक्रेट मैरिज हुई। लड़की के फादर को पता नहीं था कि उनकी बेटी एक मुस्लिम लड़के से शादी कर चुकी हैं अंडर
स्पेशल मैरिज एक्ट। हिंदुस्तान में, खास करके हिंदुओं में, अपने लड़की और लड़के की शादी से बड़ा उत्सव हम लोगों के जीवन में कोई नहीं होता, और उसमें आप वंचित रहते हैं, जिसके लिए आप वर्षों तक कठिन परिश्रम करके और तैयारी करते हैं। मुझे मालूम है अपनी बेटी के लिए किस तरह से अपनी तनख्वाह में से थोड़ा पैसा बचा बचा करके और रखता था, कैसे अपने बच्चों की शादी के अपने सपने लिए, वो मुझे भी मालूम है। मैं भी एक यहीं का रहने वाला हूँ। इतना चाव, इतना आपको आनंद और आपके रिश्तेदारों को बुलाने का, उनके साथ वो उसको एंजॉय करने का, जो एंजॉय तो मैं नहीं, एंजॉय तो चलो साथ में होता ही है, लेकिन उस उत्सव को मनाने का जो एक आनंद है, वो जीवन के परम आनंदों में से एक है। इसीलिए हमारे यहाँ उसको संस्कार कहा गया है कि क्यों, कि आप, ये व्यवस्था है आपके डीएनए को आगे फ्यूचर में ले जाने की, आपके घर में संतति और आपका वंश चलने की। तो ये पहली बात तो यह है कि हमें इस बात को, जो विदेशों में आइडिया डेवलप हुआ है, वो उनकी मजबूरी से हुआ। भगवान की दया से हमारे ऐसी मजबूरी सिवाय महाभारत के कभी नहीं हुई। महाभारत में जरूर हुई थी। महाभारत में सब जवान, वहां भी 12 करोड़ आदमी मरे थे, यहां भी 12 करोड़ मरे थे। तो उस वक्त दुर्योधन की पत्नी भानुमति को अर्जुन से शादी करके बच्चे पैदा करने पड़े थे, समाज को आगे चलाना पड़ा था। और इसको करवाने वाले विदुर थे, बड़े बड़े पंडित थे, कोई साधन नहीं था, इसके सिवाय कोई उपाय नहीं था समाज को आगे बढ़ाने का। क्यों कि जो पांडव थे उन्होंने निर्णय लिया था हिमालय में जाने का, और जो कौरव थे वो तो समाप्त हो चुके थे। ऐसी सारी मैरिज करवाई गई और एक समाज बना, और उस समाज के जो मान्यताएं बनी वो नहीं बनी। इसीलिए हम दोबारा कभी भी महाभारत की डेवलपमेंट की स्थिति में कभी दोबारा नहीं पहुंच पाए। हमने अपने आप को संभाला, अपना समाज क्रिएट किया, उसको फिर ले आए। ये हमारी बहुत बड़ी एक विजेता की स्थिति जैसे कहते हैं वो है। खैर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा खुद का अपना मानना है। ये बात कहने में बहुत अच्छी लगती है कि सब स्वतंत्र है, स्वतंत्र से कर सकते हैं, पर स्वतंत्रता करने से तो हम अकेले रह जाएंगे समाज में। समाज में हमें परिवार और सामाजिक मानव को, पहले जब हम पढ़ते थे हम कहते ही थे सामाजिक जीव, ह्यूमंस को। अब ये इंडिविजुअलिटी का इंडिविजुअली है, वो अकेला है, उसकी मनमर्जी चलनी है। तो अब का कॉन्सेप्ट है जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, और वही जो जिसको मैं ठीक नहीं समझता वो हुआ। उन्होंने बिना अपने माता पिता की, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ दोनों परिवारों का, क्योंकि शादी तो दोनों परिवारों को शादी है, ये संबंध तो दोनों परिवारों को है। उन परिवार के लोगों के बिना जान पे जिंदा कहे सुने, उनको बताए, सीक्रेट रूप में शादी की गई। शादी 2 हफ्ते तक उन्होंने किसी को बताया नहीं कि हमने शादी कर ली। 31 अगस्त को 2 हफ्ते बाद अचानक रिजवानुर जो हैं वो अपनी वाइफ को एक छोटे से घर में ले जाते हैं, जो एक लोअर क्लास की, जो वर्किंग क्लास रहती है, और इस्लामिक एरिया में जहाँ पे मुस्लिम्स की, क्या सबकी हैबिट यही होती है कि वो अपने अपने समाज के साथ रहना पसंद करते हैं। तो मुस्लिम भी अपने समाज में रहना पसंद करता है। जहाँ कोई जैनी होंगे वो चाहेंगे 4-5 जैनी आ जाएं वहाँ पे, तो उनका नंबर क्योंकि ज़्यादा है, इसलिए उनकी ऐसी कॉलोनीज बहुत जल्दी बन जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। तो वैसी एक कॉलोनी जो एक लोअर क्लास की थी, वर्किंग क्लास की थी, उसमें वो
अपनी पत्नी को रिजवान और रहमान ले लेके रखने लगे। अब उनके जब पिता को पता चलता है, इधर इन्होंने भी अपने आप को असुरक्षित समझा और इन्होंने पुलिस को लिखा कि भाई ऐसे ऐसे हमने शादी की है, हमको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। उधर पेरेंट्स को जब पता तो उन पे तो गाज गिर गई। वो अपने सारे जितने भी संबंध हैं, जितने लोग हैं, उनसे मिल करके और ये पता चलाने लगे कि भाई आखिर उनकी बेटी है कहाँ, क्योंकि उन्होंने कोई किसी तरह की खबर जो है नहीं की, किसी फैमिली मेंबर को नहीं बताया ये करने का। 8 अगस्त को जो लाल बाजार कलकत्ता है, जहाँ पे जिसके आसपास ही ये टोडी साहब रहते थे और वो लड़की का घर था, उस पुलिस स्टेशन ने इन दोनों को सम्मन किया, बुलाया, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने नेचुरली वहाँ पे खबर की होगी कि हमारी बेटी नहीं मिल रही है, कहीं चली गई है, किसी के साथ में है, तो पता किया जाए, बुलाया जाए। तो उन्होंने इन दोनों को वहाँ पे बुलाया और उनको कहा कि लड़की जो है उसको उसके फादर से बात करने दी जाए, क्योंकि उनके पिता जो है वो उनसे बात करना चाहते हैं, अब तक उनकी बात भी नहीं है। तो वहीं पे पुलिस स्टेशन के अंदर 8 सितंबर को, यानी कि 31 अगस्त को गए थे वहां पे, और 8 सितंबर को जिस दिन उनका वो पूरा पीरियड पूरा हो जाता था, मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में एक पीरियड होता है जिसके पूरे होने के बाद में उसको रजिस्टर्ड मान लिया जाता है, वो पीरियड भी पूरा पूरा हो गया था। तो वो वहां पे गए। उन्होंने, उनके फादर ने लड़की से बात करने की इच्छा जाहिर की। लड़की ने बात की, लेकिन वो सिर्फ हाँ हूं तक की बात हो पाई, क्योंकि रिजवान और रहमान उस वक्त पास में थे, इसलिए कोई विशेष बात उनकी अपने पिताजी से नहीं हो पाई। उसके बाद फिर उनके पिता ने इंसिस्ट किया कि भाई आप जो है एक बार घर पे तो आओ, आप जो है एक बार घर पे तो आ जाओ। तो फाइनली वो घर के लिए जाने को तैयार हो गई। 19 सितंबर तक वो घर में ही थी, घर में तो उसके बाद में भी रही हैं। तो उनका रिजवान और रहमान से कांटेक्ट हुआ, लेकिन उसके बाद 21 सितंबर को उन्होंने, उनकी बॉडी जो है रेलवे ट्रैक पे मिली, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब ये सुसाइड उन्होंने किस लिए किया, क्यों किया, क्योंकि सुसाइड नोट तो नहीं छोड़ के गए। कुछ अनवेरिफाइड मैसेजेस मोबाइल के थ्रू ट्रेस हुई, लेकिन वो कुछ वेरीफाइड नहीं थी, उन पे विश्वास करने लायक वो नहीं थी, इसलिए सीबीआई ने, पुलिस ने उनका विश्वास भी नहीं किया। इस पीरियड में बहुत सारे पॉलिटिशियन कूद पड़ते हैं और तरह तरह के प्रश्न, तरह तरह की चीज़ें, प्राय सभी, बुद्धादेव भट्टाचार्य उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, तो जितने भी लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, कांग्रेस सब जो है वो इसमें कूद पड़े। और वो जो तुष्टीकरण की नीति होती है एक हमारे यहाँ पे, और एंटी गवर्नमेंट का एक जो वो होता है, और पुलिस के ऊपर लोग बहुत लांछन लगाने लगे। क्योंकि पुलिस पे जब फादर ने कंप्लेंट करवाई थी और उन्होंने भी लिखा था कि हमें प्रोटेक्शन दिया जाए, पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, तो उन्होंने नेचुरली कुछ लोगों से बात करनी थी, उनसे भी बात करनी है, उनको भी बुलाया होगा, बात की होगी। इस चीज़ का लोगों ने इश्यू बनाया कि उन्होंने इस मैरिज में इंटरफेयर किया है और दबाव डाला है। अब वो ऐसा होता है कि मीडिया जब आ जाता है, पॉलिटिशियंस आते हैं, तो अपने अपने वो वोटरों को खुश करने के लिए, क्योंकि उनके लिए हर चीज़ एक वोट है, इससे ज़्यादा वो तो देख नहीं सकते, है ना, वो कलर ब्लाइंड होते हैं पॉलिटिशियन, तो उनको सिर्फ वोट ही दिखाई देता है।
तो इस तरह से वो मामला बहुत ज़्यादा उलझता गया। तो कुछ लोग हाई कोर्ट में मूव किए। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नहीं, इसकी इंक्वायरी, अब आगे की इंक्वायरी सीबीआई करेगी। जब सीबीआई के पास में ऑर्डर्स आ गए तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, और हम क्योंकि जाने में असमर्थ थे अपने जिम्मेदारी के कारण भी, और थोड़ा सा एक मेरी बीमारी का जो था एक्यूट डायबिटिक न्यूरोपैथी का कारण भी था, हमने संजीव लालवानी को और उसके साथ एक और डॉक्टर को डिप्यूट किया और सीबीआई को बताया कि ये लोग आपके साथ जाएंगे और ये मेरे को आके रिपोर्ट कर देंगे। वो गए वहाँ पे, 3-4 दिन रहे वहाँ पे, सारा कुछ देख दाख के उन्होंने सीबीआई को अपना ओपिनियन दिया। सीबीआई ने भी अपनी जितनी जांच थी, जांच परख इधर उधर की हो सकती है वो किया, और फाइनली वो लोग इस ओपिनियन पर पहुंचे कि ये डेथ सुसाइड ही थी। डेथ जो है वो सुसाइड है। जो भी ऑब्जेक्शंस बाकी लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने उठाए थे, उन सब का यथोचित एक्सप्लेनेशन हम लोग, हमारी टीम ने दिया और ये चीज़ स्थापित की कि यह एक सुसाइड मात्र था, क्योंकि ये एक अनमेल जिसे कहते हैं वो जोड़ी थी। दोनों की तरफ बहुत ही ज़्यादा कट्टरपन था। कट्टरपन के सिद्धांत में रिलीजियस कट्टरपन नहीं, लेकिन फैमिली का कोई मेल नहीं था, मैं ये वर्ड कहूँगा, सॉरी कट्टरपन कह दिया मैंने, कोई मेल नहीं था, इसलिए वो बात चल नहीं पाई और उसने निराश होकर के, या कैसे भी जो भी कारण है, वो सुसाइड किया गया। लेकिन सीबीआई ने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केसेस लगाए, सब पुलिस अफसरों पे लगाए और कई लोगों पे लगाया अबेटमेंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको एक किनारे कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी एक ट्रायल जो हाई कोर्ट में चल रही थी, उन्होंने सबको वहीं पे रेफर कर दिया। तो इसलिए वो कार्रवाई कंप्लीट, या वो ज़्यादा उसका उपयोग नहीं हो सका। तो ये थी कहानी एक लव स्टोरी की, रिजवान और मिस डोडी की, जो अंततः रिजनबुल रहमान के डेथ के साथ में समाप्त हुई। धन्यवाद।